अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीब। बिल आखिर इमरान खान से जो मुलाकात तहरीक इंसाफ की मज़ाकराती टीम करना चाहती थी वो हो गई। गो कि उनका ये गिला था कि उनको बिल्कुल ऐन वक्त पे बताया गया कि यह मुलाकात होनी है, जिसकी वजह से 7 रुकनी के बजाय 5 रुकनी टीम ने मुलाकात की। इससे कबल अली अमीन गंडापुर साहब की 1-on-1 भी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, और फिर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हामिद रजा साहब ने यह कहा कि तमाम तर इख्तियारात इस मज़ाकराती टीम के उमर अयूब के पास हैं और अब वो तीसरी नशिस्त के लिए हुकूमत के साथ मज़ाकरात के लिए तैयार है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारे मुतालबात वही हैं, और इमरान खान साहब ने वाजे कर दिया है कि जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 मई और 26 नवंबर पर जरूरी है इन मज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हुकूमत इस तीसरी नशिस्त में इस पर तय करके नहीं आई या पेशरफ्त नहीं हुई तो ये मज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। साथ ही उन्होंने डेडलाइन का भी जिक्र किया कि फिलहाल 31 जनवरी ही तहरीक इंसाफ की जानिब से वो डेडलाइन है जिस पे इस मज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। इसी सब पर बात करने के लिए इन फोकस हैं रऊफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बेहद शुक्रिया रऊफ हसन साहब फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन आवर शो। एक वही मुतालबात है जिसका कि जिक्र बारहा आप लोग करते आए हैं, जिसमें कैदियों की जो रिहाई है असीरान की, उसका भी जिक्र हुआ। आज तो प्रोडक्शन ऑर्डर का भी जिक्र किया गया एजाज चौधरी साहब के, और साथ ही उन्होंने जुडिशल कमीशन की तश्कील का भी कहा। अब पहले तो ये बताइएगा रऊफ हसन साहब के ये भी कहा गया कि अब हुकूमत के कोर्ट में ये गेंद है, उनकी ऊपर अब मुनस्सिर है मज़ाकरात की कामयाबी, और जो टेस्ट है वो ये है कि जुडिशल कमीशन की तश्कील जो है उस पर पेशरफ्त होनी चाहिए, यानी तय करके आए। आप नहीं समझते कि मज़ाकरात तो अभी तीसरी नशिस्त में ये तय हुआ था कि आप तहरीरी तौर पर देंगे, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी, पहले से ये कह देना कि जी तय करके आइएगा, एक तरह से ये मशरूत आप कर रहे हैं इन मज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए। Thank you, Nadia. Such a pleasure being on your show. हुकूमत की तरफ से बहुत सा वक्त जो है वो ज़ाया किया गया है। लास्ट जो हमारी मीटिंग हुई थी वो 2 जनवरी को हुई थी, आपको याद है, और ख्याल ये किया जा रहा था कि विद इन द नेक्स्ट वीक मीटिंग हमारी हो जाएगी, लेकिन दैट वाज कंडीशनल। जैसा कि आपने इब्तिदाइया में कहा है कि हमारे जो वफ्त है उसकी वो अनगार्डेड मीटिंग, अनप्रोटेक्टेड मीटिंग जो है वो अनइंटरप्टेड मीटिंग जो उनके साथ कराई जाए, वो नहीं हुआ। और हुकूमत ने फिर बेबसी का इजहार किया। 4-5-6 दिनों के बाद रोजाना की बेसिस के ऊपर कमिटमेंट करने के बाद उन्होंने कहा जी कि नहीं हो सकती मीटिंग, और आज फिर वो उसी पुराने माहौल में, पुराने एनवायरनमेंट में जहां कैमरास फिक्स्ड हैं और रिकॉर्डिंग्स होती हैं, उसमें कराई गई मीटिंग। और हमारे वक्त ने फिर जनरोसिटी दिखाई और उन्होंने जाके खान साहब से मिला। उन्होंने पुराने जो हमारे जो डिमांड्स थे उन्हीं को रिएटरेट किया। आपके सवाल के जवाब में बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ आई बेग टू डिसएग्री कि जी हमारी तरफ से कोई इस किस्म की चीज़ है। अगर 10 दिन 12 दिन का ज़्यादा क्या होता तो उस वक्त तक मेरा ख्याल है 1 या 2 मीटिंग्स हो चुकी होती और उसमें प्रोग्रेस हो चुकी हुई। अब खान साहब ने जो कहा है वो ये है कि जी इन 2 मुतालबों के ऊपर, जिनमें से एक जुडिशल कमीशन, 2 जुडिशल कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन है और एक जो असीरान की रिहाई है, सियासी कैदियों की रिहाई जो है वो, उसके बारे में प्रोग्रेस जो है वो हमें दिखाएं नेक्स्ट मीटिंग के ऊपर। अदरवाइज ये मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने डेडलाइन जो थी वो नहीं बदली, वो अभी तक 31 जनवरी ही है। तो अगर आगे कुछ थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हो जाती है तो मामलात आगे चलेंगे, मुज़ाकरात आगे चलेंगे। लेकिन कता कलामी के लिए माफी चाहूंगी रऊफ हसन साहब। देखिए हुकूमत भी तो वाज़े तौर पर ये कह चुकी है ना कि ठीक है हमने ज़बानी तो सुन लिया, लेकिन तहरीरी तौर पर वो चार्टर ऑफ डिमांड्स जब हमारे सामने आएंगे तो वहां से बात आगे बढ़ेगी। अब ये कह देना कि इस तीसरी नशिस्त का फैसला कर लें अबाउट द जुडिशल कमीशन, आप नहीं समझते कि फिर आप खुद इस मज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे? Give them time. नादिया देखिए, गवर्नमेंट की टीम है वो ऑलरेडी हमारे इन जो हमारी डिमांड्स हैं इनसे आगाह है। अब वो एक बचकाना उनकी इंसिस्टेंस है कि जी हम लिख के दे दें, वो मेरा ख्याल है कि आज मुलाकात के बाद आज ही लिख के उनके पास चला जाएगा और उनको रिक्वेस्ट की जाएगी कि अगली मीटिंग करें। उसमें वो देख लें, 2 दिन लेते हैं, 3 दिन लेते हैं, 4 दिन लेते हैं, लेकिन हमारी पास जो इंडिकेशन है हुकूमत की तरफ से, मैं आपसे बिल्कुल बावसूख जराए से बल्कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर कह रहा हूं कि वो
कमेटी खेलना चाहते हैं, वो इस मामले को लटकाना चाहते हैं, एक इंप्रेशन दुनिया को देना चाहते हैं कि हम पीटीआई के साथ एक पॉलिटिकल डायलॉग में एंगेज्ड हैं, हम इस किस्म की खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। सो अगर हुकूमती वफ्द जो इंटरेस्टेड है, हुकूमती साइड इंटरेस्टेड है कि कोई मामला आगे बढ़े, तो फिर उनको फैसले करके आना पड़ेगा और कंक्रीट फैसले करके आना पड़ेगा ताकि मामला आगे बढ़ सके। अच्छा, आज ये भी कहा गया कि कमीशन की तश्कील जिसमें ऐसे जज साहिबान शामिल हों जो सबके लिए जो है वो अग्रीड हों। अब पहले आप लोग कहते थे कि सीनियर तरीन जज साहिबान पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन की तश्कील होनी चाहिए, तो आप ये बताना पसंद करेंगे ऐसे कौन से जज साहिबान हैं जिससे आप अग्री करेंगे? क्योंकि हुकूमत को भी, जो हुकूमती हल्के वो यही कहते हैं कि मामलात ये खुद भी अटकाएंगे, क्योंकि ये तो इस्तेहकाक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का होगा कि वो 3 मेंबर बनाते हैं, 5 रुकनी मेंबर बनाते हैं, अगर हुकूमत रजामंदी का इजहार करती है कमीशन की तश्कील का। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को का इस्तेहकाक है, उनको दे दीजिए, उनको कमीशन बनाने दीजिए। हमने ये रिएटरेट किया है कि हम अपनी पसंद का कमीशन नहीं बनाना चाहते, लेकिन ऐसे जजेस जो हैं उन पर मुश्तमिल ये कमीशन बनाया जाए जो कि इंडिपेंडेंटली फैसला कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है, चीफ जस्टिस को दे दीजिए, उन्हें कमीशन बनाने दीजिए, उनके ऊपर है कि वो 3 मेंबर का बनाते हैं, 5 का बनाते हैं या 7 का बनाते हैं। ठीक है, बात आगे चल पड़ेगी। लेकिन उस पर अगर आप लोग ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दें कि नहीं, इनमें ऐसे जज साहिबान हैं जिस पर आपको एतमाद नहीं है, तो फिर बात अटकेगी ना। जब आप कह रहे हैं कि उनका इस्तेहकाक है, तो फिर तो कोई भी जज साहिबान हो सकते हैं। तो वो ठीक है ना, वो उनके इस्तेहकाक को एक्सरसाइज करने देना जी, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। हम तो बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए हमने पहला जो मुतालबा था कि सीनियर तरीन 3 जजेस हैं उन पर मुश्तमिल ये बेंच बनाया जाए, हमने वो मुतालबा वापस ले लिया है। हमने चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है उसकी बात की है और उन्होंने कहा है कि जी उनको बेंच बनाने दीजिए, सो उनको दे दीजिए, वो उनको एक्सरसाइज करेंगे और जब बन जाएगा तो होपफुली ठीक ठाक बेंच बनेगा और मामला आगे बढ़ेंगे। तो आज आपको उम्मीद है रऊफ हसन साहब कि इस मुलाकात के बाद, आप लोगों की शिकायत थी कि हुकूमत ने बहुत सारे दिन ले लिए 2 जनवरी के बाद से लेके अब तक, अब आज जब ये मुलाकात करवा दी गई है तो आपको उम्मीद है कि हुकूमत भी संजीदा है इन मुज़ाकरात को लेकर और कुछ उम्मीद की किरण जरूर है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लाइट एट द एंड ऑफ दिस डार्क टनल? देखिए जी, हमारी मैंने पहले आपसे कहा है कि जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन है, वो यही है कि हुकूमत सीरियस नहीं है और वो इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की बजाय इसके सिलसिले में डीलिंग डायलिंग करेगी और इससे जो ये मुलाकात जो खान साहब के साथ हमारे डेलीगेशन के वफूद के मेंबरान की थी, उससे इस बात को तक़वियत मिलती है कि जी वो सीरियस नहीं है, हम उसके लिए तैयार नहीं है। बियॉन्ड द एंड ऑफ दिस मंथ मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉसिबिलिटी होगी। हाँ, अगर सब्सटेंटिव प्रोग्रेस होती है मुज़ाकरात में, जैसे ये 2 बातों में से ये दोनों बातें मानते हैं, तो उसके बाद ये डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि खान साहब के पास रिक्वेस्ट लेके जाया जाए कि ये डेडलाइन जो है इसको और आगे कर दीजिए, लेकिन वो डायरेक्ट आगे होना जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड होगा विद सब्सटेंटिव प्रोग्रेस इन द डायलॉग। अच्छा, और अगर प्रोग्रेस नहीं होती जो आप लोगों ने मशरूत रखा है रिगार्डिंग द कमीशन, उसकी तश्कील की रजामंदी से, तो आप मुज़ाकरात फॉर एग्जाम्पल अगर आप खत्म कर देते हैं तो अगला लाहे अमल पार्टी ने क्या तय किया हुआ है? देखिए, लायामल जो है उसके बारे में जो ऐलान है वो तो उसी वक्त किया जाएगा ना जबकि ये मुज़ाकरात जो हैं इनके बारे में कोई कंक्लूसिव आउटकम सामने आती है। लेकिन आज उन्होंने एक और नई बात की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो उन्होंने ये कहा है कि जी ये जो ईरान का मामला है ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में लेके जाया जाए। तो एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि ये हम इसको इंटरनेशनलाइज करें। पहले भी खान साहब ने कहा है, हलीमा बीबी ने उनकी एक मैसेज था वो पढ़ के सुनाया था, तो ये भी उन्होंने कहा है कि इसके सिलसिले में भी तैयारी कीजिए। एक बात है, फिर रेमिटेंसेस जो हैं जो कि अभी कोल्ड स्टोरेज में डाला हुआ है हमने, उसको हम ज्यादा एक्टिवली परस्यू करेंगे, लेकिन जो एक्सटेंसिव प्रोग्राम है नादिया बीबी, उसका ऐलान जो है वो डेफिनेटली उस वक्त होगा जबकि आउटकम के बारे में हमारे पास कोई डेफिनेटिव इनपुट होगी। यानी कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो तहरीक इंसाफ उसी रविश पे जाएगी जिसका कि हुकूमत आप पर इल्जाम लगाती है कि आप पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते, तभी आप रेमिटेंसेस रोकने की बात करते हैं, सिविल नाफरमानी की बात करते हैं। अगर मुज़ाकरात से कोई आउटकम नहीं निकलता तो हम वो तमाम काम करने का राइट रखते हैं जो कि पाकिस्तान का आइन हमें इजाजत देता है। पुरअमन एहतजाज जो है उसमें से एक हमारा राइट है। अब हुकूमत उसको कैसे इंटरप्रेट करती है अभी भी तो उस सिलसिले में मैं अपने 1 सेकंड भी जिंदगी का उसके ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। ये चोरी के मैंडेट के ऊपर हुकूमत है, इनको कोई शर्म और
हया नहीं है जो कि अभी तक ये विराजमान है, इनको चाहिए कि छोड़ दें, चले जाएं, मुल्क को आगे बढ़ने दें। तो रऊफ हसन साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो असीरान की रिहाई का जिक्र है, और आज हामिद रजा साहब कहते हैं कि इमरान खान ने अपनी रिहाई का जिक्र नहीं किया, वो हम सब का मुतालबा है, यानी पार्टी का मुतालबा है। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आपने कहा था कि असीरान की रिहाई की जा सकती है, आपको याद होगा एक प्रोग्राम में आपने ये कहा, तो क्या यही मुतालबा है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए असीरान की रिहाई? जी, सीरान की रिहाई जो है, मैंने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था वो डायरेक्टली कहा था, ये जो जुडिशियल कमीशंस बनते हैं उनके बनाने के ऊपर वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनता है। इसके साथ साथ यहाँ जो है वो जो लीगल टीम्स हैं वो बैठ जाएं और उसको हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके ऊपर डिमांड ये है कि जो कोर्ट्स के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, जो बेल्स के रास्ते में रुकावट रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, वो विड्रॉ किया जाए और जुडिशियल प्रोसेस जो है उसको आगे बढ़ने दिया जाए। और इंसाफ हमें मिल जाएगा, बिकॉज जो केसेस हैं सारे टोटली फेक एंड फैब्रिकेटेड केसेस हैं, उसमें हमें इंसाफ मिल जाएगा। हाँ, इनको एक्सपेडाइट करने के लिए अगर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू, खान साहब अपने बारे में कुछ नहीं डिमांड कर रहे, मैं इसको रिट्रेट करना चाहता हूं। ठीक, खान साहब अपने बारे में किसी किस्म की कोई कंसेशन डिमांड नहीं कर रहे। उन्होंने बारहा कहा है कि मैं कानूनी तरीके से अदालतों से सुरखरू होके बाहर आऊंगा। वो बात कर रहे हैं उन असीरान की जो बगैर किसी गुनाह के पिछले 1.5 साल से तकरीबन जेलों में सड़ रहे हैं, यानी उनकी वो रिहाई की बात करते हैं। और इस सिलसिले में इनकी टीम और हमारी टीम बैठ सकती है, लीगल टीमें जो है, और वो एक लाया अमल जो है, वो तरीका कार जो है वो तय कर सकती है। अच्छा, तो ये बताइएगा रऊफ हसन साहब कि ये जो मामलात हैं इस वक्त, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब की 1-on-1 मुलाकात हुई, और वो जब भी होती है पता चलता है कि किसी किस्म की कोई नई ऑफर के साथ वो गए हैं। बनी गाला मुंतकली भी फैसल चौधरी कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर की जरिए ही आई थी, तो क्या फिर कोई ऑफर दी जा रही है इमरान खान साहब को? नादिया, लेट मी रिट्रेट वेरी क्लियरली, ऑफर थी, हैं और मौजूद रही हैं। खान साहब अगर किसी ऑफर के तहत कोई डील करके बाहर आना चाहते तो वो कभी जेल में 2-4 दिन से ज्यादा ना रहते, वो आ चुके होते। उनकी एक कंसिस्टेंट डिमांड रही है, उनके प्लेटलेट्स भी डाउन नहीं हुए, उनकी बैक एक भी नहीं हुई, उन्होंने किसी किस्म के हॉस्पिटल में जाने का भी नहीं कहा। वो उनकी यही एक इंटेंशन है कि मैं अपने केसेस जो हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में लड़ूंगा और वहां से सुरखरू होके बाहर आऊंगा। अब इन्होंने जो नया टैक्टिक इस्तेमाल किया है कि ये जो जजमेंट्स हैं उनको विथहोल्ड कर रहे हैं। तो शाखाना 2 की जजमेंट जो है वो तकरीबन 2.5 हफ्ते से विथहोल्ड की हुई है। अब भी इस तरीके से डिले कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि उनको पता है कि इन केसेस में कोई सब्सटेंस नहीं है और ये सुपीरियर जुडिशरी में एक पेशी भी नहीं सह सकेंगी। तो इसलिए हम अदालतों से, खान साहब अदालत से रिहा होकर बाहर आएंगे, सुरखरू होकर बाहर आएंगे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी। लेकिन जो सीरान है जो सैकड़ों में है, उनके बारे में बात हो रही है कि उस सिलसिले में लीगल टीम में बैठ जाएं, बात करें फौरी तौर के ऊपर और मामले को आगे बढ़ाएं। अलकादिर ट्रस्ट का जो फैसला आना है उस केस का, आज यही कहा उनके लॉयर ने कि ये बरियत का केस है, सजा का केस नहीं है। लेकिन साथ ही हामिद रजा का कहना था कि हमें इल्म है कि किस किस्म का फैसला आ सकता है। तो अगर फैसला खिलाफ आता है तब भी मुज़ाकरात को आप जारी रखेंगे? खान साहब ने मुज़ाकरात को जारी रखना जो है वो फैसले के साथ लिंक नहीं किया। सो मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुज़ाकरात की जो कंडीशंस हैं वो मैंने ऑलरेडी बयान कर दिए हैं। वो जुडिशियल कमीशंस का क़याम है और सियासी असीरान की रिहाई है, उनके साथ लिंक्ड है। उस सिलसिले में हुकूमत को काम करके आना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि 10 दिन या 15 दिन के बाद मीटिंग ना करें, मीटिंग करने कल की बजाय आज करें। अगर उनको तैयारी के लिए 1-2 दिन चाहिए तो वो ले लीजिए, बट नॉट मोर देन दैट। इसमें हुकूमत की सीरियसनेस सामने आएगी। अगर वो 10 दिन इंतजार करवाएंगे तो दैट मीन्स कि जी वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि इख्तियारात इस पूरे जो मुज़ाकराती कमेटी के, उन्होंने कहा इख्तियारात जो हैं वो उमर अयूब साहब के पास हैं और बाकी सब जो हैं वो जाहिर है कि इसके हवाले से बात जरूर कर सकते हैं। तो क्या हम ये समझें कि अब जो कुछ भी होगा उमर अयूब साहब इज द डिसीजन मेकर, कि अगर उन्होंने आगे, उन्हें अब मजीद मुलाकातों की जरूरत नहीं है अडियाला में? नहीं, आइंदा मुलाकातों की बाकायदा जरूरत रहेगी, क्योंकि हर मीटिंग के बाद, मुज़ाकराती टीमों की मीटिंग के बाद जो डेवलपमेंट होगी वो खान साहब के साथ शेयर करनी होगी, उनकी फ्रेश इंस्ट्रक्शंस और इनपुट लेनी होगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इस कमेटी के बिहाफ के ऊपर खान साहब ने साहबजादा हामिद रजा साहब को स्पोक्स पर्सन जो है वो बनाया हुआ है और वही इस कमेटी के बिहाफ के ऊपर बात कर सकते हैं।
सारे लोग नहीं कर सकते। सही, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब फॉर बीइंग विद अस। कंडीशंस जो है वो ले डाउन कर दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इन मुज़ाकरात को अब आगे बढ़ाने के लिए बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हुकूमती हल्के इस हवाले से क्या कहते हैं इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। जो शराइत दी गई हैं, क्या उनके साथ हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात आगे चल सकेंगे या नहीं, इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, साबिक वफाकी वजीर। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। खुर्रम दस्तगीर साहब, बड़े वाज़ेह तौर पर आज इमरान खान से मुलाकात के बाद उनकी मुज़ाकराती टीम ने यह कह दिया है कि हुकूमत पेशरफ्त अगर करेगी, यानी ये तय करके आए जुडिशल कमीशन की तश्कील का, तो ये मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं, वरना ये आगे नहीं बढ़ सकते। क्या कहेंगे आप? ये एक जो डिमांड है उनकी वो दुरुस्त है और इस पर हुकूमत पेशगी जो है बगैर तहरीरी तौर पर देखे वाकई फैसला करके आ सकती है? जी, हमारा मकसद किसी रोते हुए बच्चे को चुप कराना नहीं है। ये संजीदा मुज़ाकरात हैं पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हासिल करने के लिए। तो अगर ये इस तरह ऐसे मामलात को पहले से प्रेजुडिस करेंगे कि जी अगर ये होगा तो ऐसे करके आए, पहले से तैयारी करके आए। हुकूमत का अभी तक तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ यही है कि जब तक वो तहरीरी तौर पर अपनी जो भी मुतालबात हैं, और इस पर कोई कदगन नहीं है क्योंकि हम गैर मशरूत मुज़ाकरात कर रहे हैं, तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात लिख कर लेकर आए जो कि फिर कौम से भी शेयर किए जा सकें। ये मुतालबात है जिस पर हम बाद में जो हुकूमत जिस तरह पेशरफ्त करना चाहेगी वो होगा। तो ये एक पुरानी आदत है तहरीक इंसाफ की, वो समझते हैं कि एक रियासत जो है वो अनोखे लाडले के लिए एक खिलौना है जिससे वो खेलना चाहते हैं। तो बेहतर तो यही है कि वो अपना एक चार्टर ऑफ डिमांड, जिस तरह पहले भी बात की गई है, सही, वो अगली नशिस्त में लेकर आए ताकि हम उसके ऊपर अपनी गुफ्तगू शुरू कर सकें। लेकिन ठीक है, आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये उनका तरीकाकार है, वो दुरुस्त या गलत, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन मैं से भी जानना चाहती हूँ, हुकूमत के बस में तो है ना, क्योंकि वो ये चाहती है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ें, तो वो इस पर कुछ ना कुछ सोच कर कि हाँ जी हम फॉर्म कर देंगे, कर सकते हैं या नहीं, ये तो तैयारी करके आ ही सकती है। जी, लेकिन मैं आपके नाजरीन को याद करा दूं कि आज से ठीक 10 साल पहले गालिबन यही मौसम था जब 2014 के धरने के बाद और आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्दी के भयानक वाकये के बाद धरना खत्म हुआ था और तहरीक इंसाफ और उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। हमने मुज़ाकरात शुरू किए थे और उस वक्त भी ऐसी धमकियां और डेडलाइंस और मुख्तलिफ किस्म के जो है मुतालबात किए जाते थे, लेकिन तब भी 3 महीने लगे थे हमें मार्च के वस्त तक कि हम किसी अंडरस्टैंडिंग क्या हुई थी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस आगे बढ़ने के क्या होंगे। तो इसको बजाय ये कि हम अभी कहें कि जी अभी हुकूमत कल तैयार होकर आए, तहरीक इंसाफ अपनी जो मुतालबात है वो तहरीरी तौर पर लेकर आए, हुकूमत उस पर बात करेगी और हम आगे बढ़ेंगे। सही, चले अब ये जो कुछ भी होता है तो जाहिर है जब मुज़ाकराती टीम्स मिलेंगी तो सब आगे होगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि सिस्टम को भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं और आपने 2014 का भी जिक्र किया, आप ये समझते हैं खुर्रम दस्तगीर साहब कि हुकूमत ने दुरुस्त फैसला किया है मुज़ाकरात करने का? और मैं उस हुकूमत की बात कर रही हूँ, ठीक है, उसमें इत्तेहादी भी शामिल हैं, मैं PMLN की, जो ये कहते नहीं थकती थी कि ये इंतशारी टोला है, जो ये मानती है कि 9 मई के मास्टरमाइंड है ये पूरी तहरीक इंसाफ, जो ये कहती है कि 75 साल की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ और इस पे माफी नहीं हो सकती। तो सियासी तौर पर PMLN के लिए मुज़ाकरात करना दुरुस्त है, आप समझते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इस दुरुस्तगी के पीछे एक बुनियादी फैसला है, वो ये है कि 9 मई पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन 8 फरवरी के इंतखाबात के जो नताइज हैं उनके नतीजे में जो लोग मुंतखब होकर आए हैं तहरीक इंसाफ के वोट पर, तहरीक इंसाफ से ज्यादा तो हम जमहूरी जमात होने के नाते अपने उन पाकिस्तानी भाइयों और बहनों का एहतराम कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें वोट दिए हैं। तो लिहाजा उनके साथ ये कोशिश करना कि गुफ्तगू के जरिए और मुज़ाकरात के जरिए जो है मामला हल हों, हम समझते हैं ये बेहतर तरीका है। और खास तौर पे उस वक्त जब
तहरीक इंसाफ अपनी जो तमाम एजिटेशन थी, जो उनके इंतशारी हरबे थे, फसादी तरीके थे, वो इस्तेमाल करके नाकाम हो चुकी है। तो वो अगर अब मुज़ाकरात की टेबल पर आए हैं तो हम खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि जमहूरी तरीका यही है। दूसरा, हमारे ज़हन में जरूर एक और बात भी है कि जब तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, उससे पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन को तकवीयत नहीं मिलती। जो भी मुज़ाकरात पार्लियामान में होंगे, वो जमातों के नुक्ता नजर जो भी हों, उससे पार्लियामान को जरूर तकवीयत मिलती है। अच्छा, ठीक है, लेकिन फिर पीएमएल कुछ तकसीम नजर आती है, और आपको इल्म है कि तहरीक इंसाफ ने ये इल्जाम भी आयद किया गया, ख्वाजा आसिफ हो, मरियम नवाज हो, ये सबोटाज करना चाहते हैं मुज़ाकरात को, जिस किस्म के वो बयानात दे रहे हैं। इसमें एहसन इकबाल साहब का भी नाम है, अता तारड़ साहब का भी नाम है, जबकि जो मुज़ाकराती टीम की मेंबरान हैं उनकी जानिब से आप तुंदो तेज बयानात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो वाकई पीएमएलएन में ये तकसीम तो नजर आती है। जी, आज के मीडिया में हम सब लोग चूंकि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ चैनल्स पर जाते हैं तो हम अपनी बात करते हैं, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है, जो हुकूमती टीम है, वो वहां मौजूद है। और यहाँ ये नाजरीन पर वाज़ेह करना जरूरी है कि जो हुकूमती टीम है उसमें सिर्फ मुस्लिम लीग नून शामिल नहीं है, पूरा हुकूमती इत्तेहाद उसमें शामिल है। तो लिहाजा एक बतौर हुकूमती इत्तेहाद के हम निगोशिएट करें तो मुस्लिम लीग नून के अंदर मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन असल जो जिनकी जिम्मेदारी है वो उस हुकूमती इत्तेहाद की जो कमेटी है जो इस वक्त तहरीक इंसाफ से निगोशिएट कर रही। माजी में आपको भी इल्म होगा, देखिए शहबाज शरीफ साहब तो ये कह चुके हैं कई बार कि इस हुकूमत के पीछे जिस तरह से आज की एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है, वो यकजान दो कालिब का जिक्र करते हैं, हम सब एक साथ हैं, मतलब वो कहते हैं ऑन द सेम पेज, इन अदर वर्ड्स। और जाहिर है उनकी मर्जी के बगैर तो ये मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उन्होंने भी इसका वेलकम किया था, आपको याद होगा वो जो स्टेटमेंट ISPR की जानिब से आई थी कि सियासी मुज़ाकरात अच्छी बात होती है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि माजी में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ स्टैब्लिशमेंट के रवाबित अच्छे नहीं थे, एक स्टैंड ऑफ सा था, और उसके बाद SS की जो मफाहिमत की पॉलिसी थी उस पर नवाज शरीफ साहब ने भी लब्बैक कहा, सब कुछ आपके सामने है, लेकिन उसके नतीजे में जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, और उस वक्त इमरान खान थे, उन्हें ख़तरा लाहक था, और वो ख़तरा जो लाहक था वो फिर दुरुस्त भी साबित हुआ। आप नहीं समझते कि मुज़ाकरात कामयाबी की सूरत में आज की हुकूमत के लिए भी खतरा होगा? जी नहीं है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को तहरीक इंसाफ से खतरा नहीं है। मुस्लिम लीग की हुकूमत के सामने जो बड़े चैलेंजेस हैं, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो दहशतगर्दी है, जो बड़ी तेजी से उठ रही है, और हमें सबको मिलकर उसका कलाकमा करना है। दूसरा चैलेंज जिसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, लेकिन वो आगे फिर मौजूद है, कि मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया गया है और उसको अब मुआशी ग्रोथ में और नए रोजगार में बदलना है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है, वो भी एक खतरा है। और तीसरा खतरा हमेशा हुकूमती इत्तेहाद के अंदर की जो इख्तलाफात है उनकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने ताल्लुकात को दुरुस्त सिमत में रखे। तो ये असल जो चैलेंजेस हैं वो दहशतगर्दी है, मुईशत है, हुकूमती इत्तेहाद का अपना अंदरूनी इत्तेहाद है। तहरीक इंसाफ तो एक ऑपोजिशन है, हम उससे पहले भी हमने इनका सामना किया और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। खुर्रम दस्तगीर साहब, लेकिन जो सिटिंग पार्टी इन पावर होती है उसको सबसे बड़ा खतरा जो है वो हमेशा सेम पेज से रहता है। जहां उस पेज में जरा सी भी ऑल्ट्रेशन आती है तो फिर आपने देखा है कि हुकूमतें घर ही गई हैं। तो मैं यही जानना चाह रही हूं कि जब देखिए हमेशा होता है, हर दौर में हुआ है कि किसी ना किसी एक जमात के साथ, स्टैब्लिशमेंट के साथ मसाइल होते हैं, और जब वो दुरुस्तगी शुरू होती है तो द पार्टी इन पावर वो वीक होना शुरू हो जाती है। नहीं, देखिए, जो पार्टी इन पावर थी 2018 के बाद से, बानी चेयरमैन की जो फासिस्ट जमात है, उनके सामने चैलेंजेस क्या आए थे जिसमें वो नाकाम हुए? वो मुईशत को संभाला देने में नाकाम हुए कोविड के बाद, वो खारजा ताल्लुकात को बहुत बड़ा इशू बना है उनके दौरे हुकूमत में, उनको संभाला देने में नाकाम हुए, वो पाकिस्तान के जो वफाकियत है, जो सूबे हैं, उनको संभाला देने में नाकाम हुए, पाकिस्तान की जमहूरियत को संभाला देने में नाकाम हुए, जिसका नतीजा फिर उन्हें एक पाकिस्तान की तारीख में पहले एक आईनी
जो अदम एतमाद का वोट है कौमी असेंबली में वो कामयाब हुआ। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि उसके पिछली हुकूमत के बरक्स जो मईशत की बहुत ही खराब हालत थी उसमें इस्तेहकाम आ गया है। खारजा पॉलिसी में हमें वाज़े तौर पे हर तरफ से इशारे हैं कि हमारे दोस्त भी और दूसरे पार्टनर्स भी अब पहले से ज्यादा हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। जो वफाकियत है हम चारों सूबों को साथ लेकर चल रहे हैं, सवाए एक सूबा जो मुस्तकिल तौर पर हमलावर है, और इसलिए मुज़ाकरात किए जा रहे हैं कि वहां भी कोई ठहराव आएगा ताकि खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले हमारे भाई और बहनें जो हैं उन तक भी हाकिमियत के समरात हम पहुंचा सकें। तो वहां यहाँ तो पिछली हुकूमत के बरक्स हो रहा है कि जो अहदाफ सेट किए गए थे उसमें अल्लाह ताला कामयाबी दे रहा है, और जो चैलेंजेस हैं उन्हें भी इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि हम सब मिलकर निपटें, जिनमें दहशतगर्दी सर फहरिस्त है। अच्छा, ये खुर्रम दस्तगीर साहब, जब हुकूमतें जाती है ना तो फिर इसी किस्म की बातें होती हैं कि वो मईशत को संभाला नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने जो तमाम सूबों को साथ नहीं लेकर चल रहे थे और उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के साथ क्या कुछ किया था। लेकिन जो पर्दे के पीछे असल वजूहात होती हैं जो कि अब जबान ज़दे आम है कि जी इमरान खान बात नहीं सुनते थे, उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए तैयार नहीं थे, ये बातें तो अब रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो ये तो फिर कुछ भी होकर सामने आ जाती है। लेकिन शायद इस मर्तबा मुख्तलिफ होगा क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की एक डिफरेंट अप्रोच है, नवाज शरीफ साहब की एक बिल्कुल मुख्तलिफ अप्रोच है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने नाज़रीन को याद कराया कि उस्मान बुज़दार नामी शख्स भी मुल्क के सबसे बड़े सूबे पर 4.5 साल हुकूमत का बेड़ा गर्क करके जा चुके हैं। उसके बरक्स अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज साहिबा बहुत बेहतर हाकिमियत कर रही हैं, पूरी कोशिश कर रही हैं कि हाकिमियत के समरात जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम तक पहुंचे और पाकिस्तान के पेशे हुए तबकों तक पहुंचे, खवातीन तक पहुंचे, माजूरों तक पहुंचे, किसानों और दूसरे काश्तकारों तक पहुंचे। तो वो वहां भी एक वाज़े कंट्रास्ट है कि उधर तो ये एक तबाही की दास्तान थी 2018 से 22 तक पंजाब में, यहाँ तो एक बेहतरी की दास्तान का भी आगाज हुआ है। तो वहां भी जो है वो यही वजूहात है कि जो पहले चपकलश हम देखते थे 18 से 22 वो इस वक्त मौजूद नहीं है और हुकूमत जो है वो पूरे एतमाद से आगे बढ़ रही। बस जो आपके, लेकिन जो आप समझते हैं कि जहां लैक कर रही है ये हुकूमत, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डेस्कटॉप की पार्टी बनकर नहीं रहना है। आज के जो जदीद तकाजे हैं जिसमें यूथ की इंगेजमेंट आप कहते हैं वो करना ज़रूरी है। मैं मुज़ाकरात की तरफ वापस आऊँगी क्योंकि फैसल चौधरी साहब ने कैटेगोरिकली मेरे ही प्रोग्राम में ये कल कहा कि बनी गाला की मुंतकली जो है वो कहते हैं जाहिर है कि हुकूमत को तो इल्म भी नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे 22 अगस्त को इनको इल्म नहीं था कि 7 बजे कैसे दरवाजे खुले, और जिस दिन इमरान खान साहब राजी हो गए बनी गाला की मुंतकली के ऑफर के एवज जो उनसे कहा गया है कुछ अरसे की एग्जाइल और या फिर जबाबंदी, तो फिर हेलीकॉप्टर शाम को ही आकर उन्हें ले जाएगा, असली हुकूमत जो है वो उनको निकाल लेगी। ये उनके अपने अल्फाज हैं। देखिए, ये क्यास आराइयां तो जारी रहेंगी। असल इशू यही है कि अगर इनका ये ख्याल है कि बानी चेयरमैन बच सकेंगे 9 मई से, या बानी चेयरमैन का भी जो फैसला आने लगा है अल-कादिर ट्रस्ट केस में उससे बच सकेंगे, तो ये फिर अदालतों का काम है कि वो इस पर जो भी फैसला देंगी। लेकिन ये कहना कि जी अगर ये हम 1 मिनट के लिए सोच लें कि जी अदालतें जो हैं वो उस सौदेबाजी का हिस्सा हैं, तो फिर तो हम पाकिस्तान की तारीख में किसी वक्त भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकते कि अदालत ने कोई दुरुस्त फैसला किया होगा। तो जो भी हमारे भाई हैं जो ये कहते हैं कि जी ये ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाएगा, उनको ये भी सोचना है कि ये 2014 का पाकिस्तान अब नहीं है, ये 2018 का पाकिस्तान नहीं है, ये 2024 का पाकिस्तान है जिसमें हम इंशाल्लाह पेशरफ्त कर रहे हैं, जमहूरियत में भी, मुईशत में भी, वफाकियत में भी और खारजा पॉलिसी में भी। अच्छा, तो खुर्रम दस्तगीर साहब, जिसमें आपने इब्तिदा में ये कहा था कि 9 मई के हवाले से तो ये मतलब लाइक इट्स अ प्री कंडीशन के इस पे तो जाहिर है कोई माफी नहीं है और ये केसेस चलते रहेंगे, लेकिन 9 मई इसीलिए सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो रहा है कि ये उनकी तनसीबात थी, तो इसलिए उन्होंने ही इसके ऊपर फैसले लेने हैं। अगर वो माफ कर देते हैं अपना बड़ा दिल करके और कहते हैं कि चलें ठीक है, हर सियासी जमात ने गलती की, आप भी माफी मांग लें, और इमरान खान मांग भी लेते हैं और वो माफ कर देते हैं, वेयर डज PMLN स्टैंड देन ऑन 9th में? जी, हमारा स्टैंड वही रहेगा। सिर्फ ये है कि अगर आपने जो एक क्यास आराई की है, फिर हमें दोबारा तैयार रहना पड़ेगा कि पाकिस्तान की रियासत के ऊपर और दिफाई तनसीबात पर
9 मई से भी ज्यादा मुहीब और गंभीर हमला होगा और फिर शायद कोई भी उसको रोक ना सके। अगर ये असूल तय हो गया कि आप इस तरह हमले करके पाकिस्तान की सियासत की शक्ल बदल सकते हैं, तो फिर तो पाकिस्तान में जो दहशतगर्द कुव्वतें हैं उनके पास तो हम सबसे ज्यादा असला और ताकत और लोग मौजूद हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन। जो एजाज चौधरी साहब की प्रोडक्शन ऑर्डर का जिक्र किया है और आज कहा है कि वो जारी होने चाहिए, आप नहीं समझते कि ये होने चाहिए? यही शिकायतें आप लोगों की थी जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। जी, मैं जाती तौर पर समझता हूं कि जो भी शख्स का कोई पार्लियामान का रुकन है और इस वक्त वो हिरासत में है और उसके ऊपर अभी उसको सजा नहीं हुई, लिहाजा वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, उन्हें पार्लियामान में पेश करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन्फो। यहां पर हम एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। डॉन मीडिया ग्रुप की जानिब से अवाम के लिए आगाही मुहिम का आगाज और पॉलिसी साजों को इस बात पर मैं कहूंगी एक मरतबा फिर से उन पर जोर डालना कि क्लाइमेट चेंजेस के जो असरात हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुज़िर हैं और इससे निमटने के लिए हमें मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। ब्रीथ पाकिस्तान के नाम से हमारी ये मुहिम जारी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एनवायरमेंटल लॉयर एंड एक्टिविस्ट अहमद राफ़े आलम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके हवाले से ज़ाहिर है सबको इल्म है, लेकिन मैंने ये आपके हवाले से ही ये खबर भी आई थी और हमने देखा भी कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो एयर क्वालिटी का है और सबसे ज्यादा जो मुतासर हो रहे हैं वो पाकिस्तान के बच्चे हो रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी राफे कि इस ज़िम्न में क्या दुरुस्त इक़दामात लिए जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब हुकूमत ये कहती है कि हमने शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म दोनों इक़दामात लिए भी हैं और काम भी कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम और शो पे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हवाई आलूदगी को काबू करने के लिए सबसे पहले हवाई आलूदगी को जानना पड़ता है कि ये इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो आलूदगियां हैं ये कहाँ से आ रही हैं। इस साइंस के डेटा के बगैर हम फैसले नहीं कर सकते और इसके लिए हमें पूरे पंजाब में एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की जरूरत है जो कि सालाना तौर पे हर वक्त हवाई आलूदगी को नापें, जिससे हम पता कर सकें कि शिद्दत कितनी है और हवाई आलूदगी आ कहाँ से रही है। अब सूरत हाल ये है कि चंद हफ्तों तक माहौलियाती महकमे पंजाब के पास पूरे पंजाब के लिए मेरे ख्याल 5 या 6 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स थे, जो कि लाहौर के लिए नहीं, पंजाब के लिए तो बिल्कुल पूरे नहीं है। लेकिन खबर यह है कि पिछले दिनों में इनके मॉनिटर्स कोई मजीद आ गए हैं, 6 या 10 मजीद आ गए और प्लान यही है कि वो और भी इंस्टॉल करेंगे और इससे इंशाल्लाह हमें हवाई आलूदगी के बारे में जो जानना हम चाहते हैं वो डेटा हमारे पास होगा। मगर इसके बावजूद पिछले 8-10 साल में चंद इदारे हैं जिन्होंने जो थोड़ा बहुत डेटा है उसको देखते हुए रिपोर्ट्स निकाली हुई है और इन इदारों में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशंस का इदारा है उन्होंने और फिर हुकूमत पंजाब के अर्बन यूनिट ने रिपोर्ट्स निकाली हुई हैं और ये रिपोर्ट्स ऑल्दो इनकी जो साइंस है और डेटा है ये कम है, ये हमें बताती है कि सालाना तौर पे पंजाब में जो हवाई आलूदगी है तकरीबन 45% वो गाड़ियों के धुएं से आती है जो डीजल और पेट्रोल हम इस्तेमाल करते हैं और फिर मजीद कोई 20% सनती आलूदगी और ये बिजली की पैदावार से जो आलूदगी पैदा होती है वहां से आती है। और अगर ये सच है फिर जो इकदामात उठाने चाहिए वो ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल और डीजल मुहैया है उसके मयार को बेहतर करना पड़ेगा। दूसरा, सनती आलूदगी को काबू करना पड़ेगा और बिजली की जो पैदावार है जो हम इस वक्त फर्नेस ऑयल और कोयले से बिजली बनाते हैं इसको हम जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अगर लेकर आए तो फिर हवाई आलूदगी में शायद कुछ हो। अब जो आपने बात की पंजाब हुकूमत की शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लान्स के हवाले से, पिछले साल हुकूमत पंजाब ने एक नई स्मॉग की पॉलिसी निकाली और उससे 1 साल पहले जो केयरटेकर हुकूमत थी उन्होंने भी एक सूबाई पॉलिसी निकाली थी। इन पॉलिसीज के अंदर तफसील में लिखा हुआ है कि ये पेट्रोल का मयार बेहतर करना है, सनती आलूदगी को काबू करना है और रिन्यूएबल एनर्जी पे आना पड़ेगा। लेकिन जो इकदामात उठाए जा रहे हैं जो आप देखेंगे वो सिर्फ महदूद हैं ये फसल जलाने वालों पे FIR और जो भट्टे हैं उनको बंद करने में। तो पॉलिसी पे तो चीजें लिखी हुई हैं लेकिन जो कदम उठाए जा रहे हैं वो मैं समझता हूँ इस वक्त हवाई आलूदगी पे काबू नहीं कर सकेंगे। एक चीज में और, क्योंकि पंजाब के हवाले से जाहिर है कि स्मॉग का राज वहां पे रहता है और उसकी बड़ी आपने
मुफस्सल तरीके से हमें बताया कि क्या ज़रूरत है और क्या करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के जो दीगर शहर हैं, इवन अगर हम कराची का जिक्र करें तो यहाँ क्योंकि समुद्री हवा चलती है तो शायद हमें इतना अंदाज़ा नहीं हो पाता, लेकिन क्या दीगर शहरों के अंदर, दीगर सूबों के शहरों में मैं रादर आपसे कहूँगी, इतना मॉनिटर किया जा रहा है कि एयर पोल्यूशन क्यों है, और अगर है तो वो कहाँ से आ रहा है और इसके लिए क्या इकदाम लेने की ज़रूरत है? अच्छा, जैसे मैंने कहा कि हवाई आलूदगी को समझने के लिए आपको एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की जरूरत है। सिंध में इस वक्त 1-2 मॉनिटर्स होंगे जो कि आपको सही डेटा बता नहीं सकते, और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सरकारी सतह पे कोई ऐसे मॉनिटर्स नहीं है जिससे हम जायजा ले सकें। मगर चंद प्राइवेट लोगों ने अपने ये PM 2.5 के सस्ते मॉनिटर लगाए हुए हैं, और जहां भी लगते हैं जो ये इंटरनेट के साथ जुड़ के हमें बताते हैं कि जी उस इलाके में हवाई आलूदगी कैसी है, जहां भी लगते हो, चाहे वो गुजरावाला में हो, चाहे वो पेशावर में हो, चाहे वो मुल्तान में हो, हमें ये बताते हैं कि वहां भी हवाई आलूदगी काफी बुरी है। और आप ऑनलाइन जाकर एयर विजुअल की अगर वेबसाइट देखें तो वहां आपको लिस्ट मिल जाएगी शहरों की जहां हवाई आलूदगी बढ़ के है, और पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं वो अक्सर इसके अंदर आते हैं। और एक आखिरी चीज मैं कहता चलूं कि कराची के हवाले से अक्सर कहा जाता है कि ये समुद्री हवा से जो हवाई आलूदगी है ये हटाई दी जाती है, लेकिन अगर आप नॉर्थ कराची की तरफ चले जाएं जहां हवा इतनी नहीं चलती तो फिर वहां भी आपको हवाई आलूदगी जो है वो काफी शदीद मिलेगी। सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया राफे आलम फॉर बीइंग विद अस। तफसील से आपसे इस पे हम मजीद गुफ्तगू करेंगे कि क्लाइमेट चेंजेस को जो असरात हैं उसको मिटिगेट करने के लिए मजीद और क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन आज हमने हवाई आलूदगी के हवाले से जिक्र किया। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।